कर चुका रहता है, लर्न कर चुका रहता है, वो करेक्ट आंसर देगा कि एग्जैक्टली ये इमेज या फोटो किस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डेटा या मिलियंस ऑफ डेटा के साथ में उसको प्रोसेस कराना, अंडरस्टैंड कराना, लर्न कराना, और लर्न होने के बाद एक डिसीजन मेकिंग की ओर लेकर जाना। ये आपके वो स्टेप्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि AI कैन रिकॉग्नाइज और फेस इन फोटो। रीजनिंग होना चाहिए कि वाई वी आर चूजिंग दैट फोटो एंड हम कैसे उस करेक्ट फोटो की ओर जा रहे हैं। AI can analyze information and find a solution. Third one is learning. Learning is what AI can learn from past data and improve its performance. Past data का मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे हमारे टॉपिक में इंटेलिजेंस सिस्टम और डेटा माइनिंग का आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो डेटा माइनिंग बेसिकली है क्या चीज़, वो आगे की स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक पॉइंट है, इसलिए मैं पास्ट डेटा की बात कर लेता हूँ। जब किसी भी फोटो के अगेंस्ट में, जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, आपको फोटो के अगेंस्ट में अगर आपको जाना है, करेक्ट डिसीजन मेकिंग में जाना है, तो हम क्या करेंगे कि उस फोटो के करेक्टेड होने के जितने भी एंगल्स हैं, उन सारे एंगल्स के से रिलेटेड डायमेंशंस बोल लीजिए या पिक्सल्स बोल लीजिए, या फिर उसके रिलेटिव डेटा जो किसी न किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बिलोंग किया गया होगा, वो सब को वो क्या करता है, ग्रुप करेगा। ग्रुपिंग के बाद देखेगा कि ये नियर टू किसके जा रहा है, कौन से फोटो की वजह है, तब वो डिसीजन अपना देगा। ये चीजें आपकी देखो। पास्ट डेटा का मतलब ये ऐसा पास्ट डेटा होता है जो 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन का नहीं है, वो इट में भी 4 years, इट में 5 years, इट में भी 10 years। तो ये जो डेटा है, पास्ट डेटा है, वो आपका कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हम इसको हिस्टोरिकल डेटा भी बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा वो डेटा होती है जिसके डेटा को अब हम चेंज नहीं कर रहे। जैसे आपका कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। अब उस कंपनी को मान लीजिए सर्टिफाई करना है कि ये स्टूडेंट ने वाकई में स्टडी कहाँ से करी है, वेरिफिकेशन पार्ट इसे। तो वेरिफिकेशन करने के लिए वो आपके कॉलेज में या जो आपने इंफॉर्मेशन दिया होगा वहाँ पर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करने के लिए उसने कुछ मेल ड्राफ्ट किया या जो भी उनका मैकेनिज्म होगा, या फोन करेंगे या जैसा भी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे आप वाकई में वही पर्सन ही नहीं। तो वो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने आपसे 2 साल या 3 साल पहले भी डेटा पे गए। अब नेक्स्ट सर्टिफिकेशन आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स में है, फिर आपने जो भी अचीवमेंट लिखा होगा या जो भी जैसे कुछ भी रिलेवेंट टू डेटा होगा, उस सबको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करने के लिए यही डेटा काम आ रहा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। आप अपने रिजल्ट को चेंज नहीं कर रहे। जो आपने 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन अगर लेकर आए हैं, सेकंड डिवीजन लेकर आए हैं, या जो भी मार्क्स गेन किए हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन पास्ट डेटा उसके डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम बन रहा है कि हाँ ये जो रिज्यूम पर्सन आया हुआ है वो करेक्ट है। लाइकवाइज हम इसी तरीके की चीज़ों को क्या करेंगे, छोटे से छोटे डेटा को जब डिसीजन में कन्वर्ट करना है तो वो चेक पॉइंट लगा, तब जाकर वो करेक्ट आंसर को रिलीज करेगा। तो करेक्ट आंसर तक जाने के लिए जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स में एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में आपके पास डेटा रहेगा, उस सभी डेटा को वो फीड करेगा। फीड करने के बाद उसको लर्न कराएगा कि अगर जैसे सपोर्ट सिस्टम मान लीजिए मुझे अपने कंपनी के लिए कोई क्राइटेरिया मैंने बनाया, क्राइटेरिया ये है कि वो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कितने परसेंटेज तक होना चाहिए, उसका स्किल ये होना चाहिए, और स्किल होने के साथ में उसके पास उसकी स्किल से रिलेटेड ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सब चीजें हमने उसको बता दी कि ये सब पैरामीटर आपको करेक्ट करना है, चेक करना है। तो पैरामीटर का वेरिफिकेशन पार्ट इज लर्निंग पार्ट। उसको ये लर्न रहेगा कि हाँ अगर मान लीजिए ये परसेंटेज के आसपास आ रहा है, 69.9 आ रहा है, 69.8 आ रहा है, या 60% आ रहा है, तो करेक्शन की ओर जा रही है। तो वैसे ही आपके सारे डेटा को वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसको एनालिसिस करने के बाद वो बताएगा कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं।
जैसे आप लोग आजकल बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, क्लाउड एआई यूज कर रहे हैं, और भी जेमिनी वगैरह यूज कर रहे हैं। तो हम उसको बस एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लीज गिव मी द डिटेल अबाउट दिस प्लेस। तो वो दिस प्लेस को वो क्या करेगा, अपने रिपोजिटरी में फिट करेगा, और वहां से उसको जो लर्न कराया होगा पास्ट डेटा के साथ, उसके साथ वो मैच करेगा। मैच करने के बाद वो आपको बताएगा कि हाँ, ये आप जिस जगह की बात कर रहे हैं उसमें ये चीजें हैं। अगर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डेटा वहां फीड नहीं होगी तो वो आपको सही आंसर नहीं करेगा, राइट। तो ये चीजें हैं कि जो डेटा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे, कहना चाहिए वर्ल्ड में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है डेटा। तो डेटा के साथ में उसको करेक्टनेस करना, उसको एनालाइज कराना और एक रिजल्ट तक लेना, ये है आपका एआई और डेटा माइनिंग का मेन जॉब। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें एक फोटो को हमको अंडरस्टैंड करना है कि ये व्हाट एग्जैक्टली दैट फोटो इज शोइंग द इमेज ऑफ अ पर्सन और इमेज ऑफ द एनी थिंग। वो क्या कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए, लर्निंग, रीजनिंग, परसेप्शन एंड लैंग्वेज। ये 4 जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसका अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो कैसे होगा, विच वन इज फर्स्ट, देन नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आएगा आपका परसेप्शन आना चाहिए कि आपको समझ के आ रहे हैं और आप किस चीज के लिए काम करना चाह रहे हैं, पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद आपका आना चाहिए रीजनिंग, वाई यू आर डूइंग दैट वन, आप वो क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने यहाँ पर प्लेस के बारे में लिया, तो प्लेस, यही प्लेस क्यों ले रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको एक विजन मेकिंग की लेके जा रहे हैं, तो रीजन हमारे पास होना चाहिए। थर्ड वन इज लर्निंग, तो उस रीजन के साथ में हमको लर्न कराने के लिए डेटा वेरियस एस्पेक्ट्स में इनपुट देना पड़ेगा। अगर उसके पास वैरायटी ऑफ डेटा दी रहेगी या उस पर्टिकुलर चीजों से, तो वो आपको डिसीजन में सपोर्ट नहीं करेगा। देन फाइनली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसको जिस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कराना है, जैसे हमने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला या किसी रीजनल लैंग्वेजेस बोला, तो वो उस सारे के इनपुट को वो क्या करेगा, एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट करेगा और अपने प्रोसेसिंग वर्क करेगा जिसमें वो खुद पहले समझेगा। अगर मान लीजिए मैंने एक जैसे उस मोबाइल को एक कोई लीड ले रहा है, किसी ने उसको हिंदी में बोला, किसी ने छत्तीसगढ़ी में बोला, किसी ने उसको इंग्लिश में बोला, तो ये नहीं कहता कि वो आप मुझे हिंदी में बताइए, वो उसी भाषा में समझ के वो आपको रिस्पॉन्स करता है। तो कहीं ना कहीं वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है जिसको वो इंक्लूड करके अपने सिंगल फ्रेम में ला के फिर आपको प्रोसेस कर देता है। तो वो उसके लिए एक एडॉप्टेबिलिटी लैंग्वेज होनी चाहिए, फिर वो उसको कन्वर्ट करे कैसे। तो ये एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्किंग है। सबसे पहले वो परसेप्शन करेगी, सेकंड वो आपके लिए रीजनिंग होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, और फोर्थ वन इज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ एआई। Basically, evolution of AI is divided into 4 segments. First one is rule-based system, second one is your machine learning, third one is your deep learning, and fourth one is your जो अभी हम लोग करंट सिनेरियो में इसको बात कर रहे हैं, दैट इज जेनेटिक एंड एजेंटिक एआई। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुन रहे होंगे, एजेंटिक एआई, एजेंट। मैं एआई एजेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी लोग बता सकते हैं, भले वो रूल बेस्ड सिस्टम में बता रहे हैं, क्योंकि अब ये ओल्ड टाइम का हो गया जिसको हम लोग भूल चुके, बट ये जनरेशन समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एल्गोरिथम बनाते हैं चाय बनाने के या 2 नंबर के एडिशन, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है एआई। तो कंप्यूटर साइंस ने उसको क्या किया, मशीन एक कोड किया जिस कोड का आउटकम हमको स्क्रीन में आउटपुट मिलता है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि अगर जब जैसे रूम का टेम्परेचर में हमने कोड दिया, अगर 30 डिग्री से जैसे ही एबव होगा आपको क्या ऑन करना है, एसी ऑन करना है, या 45
कहोगा तो एसी ऑन करना है, नहीं तो उससे कम है तो कूलर में चल जाएगा, नहीं तो उससे कम में है या तो पंखा से काम चल जाएगा, फैन ऑन कर दीजिएगा। तो हमने क्या कर दिया, तीनों को उसमें कोड कर दिया। दैट इज रूल बेस्ड। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 और लेस देन 30, फैन ग्रेटर देन 30, लेस देन 40 आपका हमने कर दिया, कूलर कर दिया, 40 प्लस कर दिया तो एसी ऑन कर दे। तो हमने उसके लिए हार्ड कोडेड कर दिया, हमने उसको कोडिंग करके उसको फिट कर दिया। फिर उसके बाद आए कि एल्गोरिथम इन पैटर्न्स। तो अब इस पैटर्न से मान लीजिए 30 से अबव कर दिया, तो हो सकता है कि 30 से अबव में एक ऐसा सिचुएशन आता होगा तो 30 से 32 तो मेजरेबल में वी आर कंफर्ट विद फाइन, बट वी आर नॉट कंफर्ट आफ्टर दी 33। तब वहां भी वो क्या करेगा, तब वो उसने एनालिसिस किया कि ये जो हार्ड कोडेड है वो तो फिक्स रूल हो गया, तो फिक्स रूल में काम करोगे तो कोई जरूरी नहीं हर काम आपका सफल है। हमने उसको क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल कर दिया, हमने उसको पैटर्न प्रोवाइड स्टार्ट किया। आप इसमें एनालाइज करिए कि इस डेटा के अकॉर्डिंग कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या पैटर्न क्या रहेगा। तो हमने उसको क्या कर दिया, पैटर्न्स बनाना स्टार्ट किया। ग्रुप में हमने सर्वे किया है, 10 लोगों को दिया, 15 लोगों को दिया, ऐसी सब में बीच में दिया। तो एक दो पैटर्न ऐसे मिले जहां पर हमको उसको रूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, आफ्टर 33 वी नीड सॉरी। तो ये अब ये पैटर्न्स बदलना स्टार्ट हुआ, मतलब क्या हुआ है, एनालिसिस वर्ड स्टार्ट। तो दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का इन्वॉल्वमेंट क्या है, डायरेक्टली उसके पैटर्न्स में आना स्टार्ट हो गया। अब वो पैटर्न हमने अभी लिया, किसमें लिया, टेक्स्ट में लिया, हमने रिटर्न में लिया। आप बताइए कि 30 से 32 या जिसमें भी आप चाहते हैं, आपको फैन से काम चल जा रहा है कि कूलर लगाना पड़ेगा या आपको एसी लगाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, फिर जैसे अभी क्लास चल रही थी, पर ऐसा होता है कि अगर प्रिंसिपल मैडम है तो हम क्लास में शांत बैठेंगे, पहले हमको कुछ डाउट रहेगा तब भी पूछना है। वही अगर क्लास टीचर आएगा तो डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन उनको शांत बैठना पड़ेगा। सब्जेक्ट टीचर आ गया तो उसको तो डाउट पूछ के परेशान कर डालो, होता है ना। तो ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, हम किसके साथ कंफर्ट है, कितना हम क्या चीज किसके साथ एक्शन और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे हमारे पास पैटर्न बदल रहे हैं। तो जब पैटर्न बदल लेंगे तो हम देखेंगे, जैसे कोई टीचर है, अरे यार उसका एक्सप्रेशन आएगा, जैसे उसकी फॉर्म ऊपर चली गई है ना, मतलब ठीक है ना, कंफर्ट समझ में आता है जो बोलना चाह, तो जैसे उसकी फॉर्म ऊपर हो तो देखिए कि उसने एक मशीन लगा दी डिटेक्टर कि ऐसे स्टूडेंट का काउंट बताइए जिसको देख के लग रहा है कि यार ये क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए। फिर कुछ इंटरेस्टिंग रहते हैं, अरे वाह सर आ गए, वेरी गुड, अब क्लास में पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा होगी या इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। फिर थर्ड कुछ और ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन बनने स्टार्ट हो गए। तो वो जो एक्सप्रेशन रहेगा उसकी कैटेगरी हमने अलग अलग बनाना स्टार्ट, नॉट हमने उसको विजिट कर दिया कि वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। अब वो एक्सप्रेशन फेस में आ गया, वॉइस में आ गया, क्वेश्चन आंसर करने के तरीके में, पूछो क्या डाउट है, कोई पूछ ही नहीं रहा, मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं तो डाउट ही कहाँ से है। मतलब ऐसा है कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होते जरूर है, ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन डाउट आएंगे भी तो ज्यादा, नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उसका सिनेरियो चेंज हो गया, अब वो टेक्स्ट से बदलकर वॉइस में आ गया, वॉइस से बदलकर अब इसमें आ गया, इमेजेस में चला गया। इस तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन को स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो और कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा के को लेना स्टार्ट कर दिया। फेस एक्सप्रेशन के साथ साथ में वो और कई भी एंगल्स को देखेगा कि कब उसका चेहरा थोड़ा सा डल जा रहा है या और भी कैसा हार्डनेस आ रही है, ये कैसे आ रही है, वो सब चीजें करते करते ना उसने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो इवैल्यूएशन है हमने हार्ड कोडेड से लेकर अभी हमने क्या करना है, जेनरेटिव या एआई एजेंट। एनीवन जो कोई जानता हो एजेंट एआई है, एआई एजेंट किसको बोलते हैं, इन अ सिंगल वर्ड या लाइन या कहीं आपने सुना होगा। रूल बेस तो क्लियर हो गए, हार्ड कोडेड। उसके बाद हमने क्या कर लिया, पैटर्न्स में ले लिया। फिर हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स और ले लिया, जिसमें वॉइस आ गया, आपका स्पीच आ गया, स्पीच फेस रिकॉग्निशन आ गया।
आगे एजेंट है। अगर आपको बोले कि मैं आपको इस बर्थडे में एक एजेंट एआई एजेंट दे रहा हूँ, तो आप क्या क्या सोचोगे? अरे वाह बढ़िया है, क्या सोचोगे? एजेंट एआई क्या है? तो जैसे मेटा एआई यूज करते हैं वो एजेंट ही कहलाएगा ना? मेटा एआई, हाँ ठीक है। गामा यूज कर रहे हैं। मेटा हो गया आपका, जो आपको ठीक है, बढ़िया। और कोई रियल मतलब फिजिकली एलिमेंट? एलेक्सा, एलेक्सा, सीरी, हाँ सीरी, सीरी, यस, गुड। तो ये सब हमारे कौन से हैं? जैसे रूम को डोर ओपन करेंगे, हमने बोला एलेक्सा को बोला या प्लीज ऑन द फैन, तो वो सॉन्ग चलाइए। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। आजकल कॉलेजेस में चल रहा है रोबोटिक एआई। आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करेंगे, आपसे वो रोबोट सबसे पहले आपको वेलकम करेगा, वेलकम करके पूछेगा आप किस पर्पज से कॉलेज में है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि मुझे CS ब्लॉक में जाना है, या जो भी आपका है प्रिंसिपल से मिलना है या कोई टीचर से मिलना है, तो वो आपको क्या करेगा? असिस्ट करेगा। जैसे अभी जब मैं आया तो मैंने देखा कि सामने जो रंगोली थी जिसमें लिखा हुआ था अटल एक्टिविटी वेलकम्स, तो मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ यहाँ पर एक अटल AICT अटल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। तो ये पहला इंट्यूशन आया। फिर मैं आगे जाऊँगा तो फिर मैंने राइट टर्न लेना है, तो यहाँ से हमको कुछ, तो मेरे पास प्रीवियस पास्ट डेटा क्या था कि CS ब्लॉक इस साइड है, तो मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे डायरेक्टिव करेक्शन में चला जाऊँगा। ये मेरा ब्रेन स्टार्ट कर रहा है। ब्रेन ने मुझे बोला कि आप यहाँ जाइए, आप इधर जाएंगे तो कहीं नहीं कोई चीज़ मिलेगी। फिर एक जगह जाके मैं स्टिक ऑन हो गया, अब मैं यहाँ से काम करूँ। तो मैंने तुरंत क्या किया? मोबाइल की हेल्प ले ली। मोबाइल की हेल्प कर ली क्योंकि मुझे इसके आगे नहीं मालूम। तो मैंने कोऑर्डिनेटर सर को फोन किया, मैं सर मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे कहाँ है? तो सामने ही आ गया। तो मतलब आपने क्या किया? आपका ब्रेन भी एक्टिवेट है उस टाइम पे, आप उसका भी यूज कर रहे हैं और आप अपना माइंड के अकॉर्डिंग फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो करने के बाद जहाँ आपको हेल्प की जरूरत है आप गैजेट्स भी यूज कर रहे हैं, गैजेट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया? पाठ बता दिया। अगर इसी में मैं एक मैप लगा दूँ कि सेमिनार हॉल कहाँ है, तो मैप क्या करता हूँ? सेमिनार हॉल पर लेके जाता हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो है ना, वो क्या कर रहे हैं? आपको सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं। वही सपोर्ट सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा आने वाले दिनों में कि आपको खुद का भी नाम को सर्च करने की गूगल की जरूरत पड़ेगी। Who am I? Why I am here? है ना? तो ये चीजें हैं, ये होगा क्योंकि हम धीरे धीरे क्या होगा उसके डिपेंडेंसी में चले जा रहे हैं, डिपेंडेबल हो रहे हैं। बट ये जो लास्ट वन है, दैट इज जो अभी करंट एरा में है, दैट इज योर जेनरेटिव एंड एजेंटिक। और ये इतना पावरफुल टूल है जिसके बेसिस पे आप अपनी जो जितने भी टीडियस टास्क हैं, जिसको हम लोग बोलते थे कि कंप्यूटर एक मैनुअल के वर्क को आप कंप्यूटराइज कर देता है, अब कंप्यूटराइज पे कई लेवल आगे जा चुका है। आपको तुरंत बोल रहे हैं कि यू जस्ट क्लिक एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, क्लिक एंड प्ले, वो पूरा चीज आपको कर सकते हैं। तो ये आपके वो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी पे, चाहे वो स्टडीज में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड पे आप ले लीजिएगा, इवन यहाँ तक कि आप अगर हेल्थ केयर में भी जाएंगे तो हेल्थ केयर में आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई हेल्थ वो लेना है, कुछ LIC लेनी है या कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, बीमा वाला जो रहता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो आपको वो ना वहाँ पर कोई एक एजेंट आएगा, एजेंट बोलेंगे आप मैं आई हेल्प यू, तो हम बोलेंगे हाँ कि मुझे प्लान लेना है, तो आपसे वो आपकी एज पूछेगा, आपका प्लेस पूछेगा, आपको किस पर्पस के लिए पूछेगा। मतलब आपका एक ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। जो 4-5 क्वेश्चन का सेट रहेगा वो आपसे डिस्कस करके आपको दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एंड एजेंटिक एआई। यही जनरेटिव एआई आपको उस पर्टिकुलर जिसमें आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बैठ के
आप वहाँ 10 मिनट क्वेश्चन आंसरिंग होती, वो सब चीज़ों को उसने अवॉइड कर दिया। आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चन जो प्री डिफाइंड रहेंगे तो पूछना ही कुछ नहीं, वो आपसे पूछेगा, फिर बोलेगा कि आप यहाँ जाइए, इस दिन ये नंबर है, इस पर बात करिए, आपको मिल जाएगा। तो आप अपने घर पे ही बैठे हैं और अपने गैजेट्स के साथ वर्कआउट कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन मिलता है। फिर आपको बोलेगा डिटेलिंग चाहिए, तो अगर आपको और भी कुछ चाहिए इससे बेनिफिट, तो आपको में लेके चला जाएगा। तो ये आपका जनरेटिव एजेंट ही है। जैसे मैंने एक सिंपल एरो मार्किंग के थ्रू बताया, दैट इज रूल बेस्ड, देन लर्निंग फ्रॉम डेटा, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई। तो ये 4 आपका एरा हो गया जिसमें हम लोग पहुंचे हैं और अभी हम लोग यहाँ पर जनरेटिव एआई में हैं एट प्रेजेंट। Next one is why AI matters in the present scenario. Data explosion, affordable compute, global connectivity, competitive pressure. First point is what data explosion means, हमारे पास बल्क में डेटा हमारे पास रहती है। वो डेटा का आप स्टोरेज सेक्शन अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए आप लोग फाइल जमा करते हैं ना, बहुत इजी लेवल पे लेके चलते हैं इसको। आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होना है, तो उसमें आप लोग को असाइनमेंट्स मिलता है, आप लोग फाइल बनाते हो, फाइल को चेक करने के लिए रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं, वहाँ से वो इवैल्यूएट होता है, फिर आप उसको चेक मार्क होने के बाद आप उसको सबमिट करते हैं। एक स्टूडेंट की 5 कॉपीज मल्टीप्लाइड बाई 60, इतनी सारी कॉपीज, सेकंड सेमेस्टर में फिर मल्टीप्लाइड बाई उतना ही। ऐसा करते करते आपका कहीं ना कहीं फिजिकल जो डेटा स्टोरेज है वो इतना ऑक्यूपाइड हो जाएगा कि आपकी जगह कम पड़ने लगेगी। अगर आपको रखना, बोलते हैं कि हमको 5 साल तक डेटा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इसको इतने नंबर मिले, राइट पे इंफॉर्मेशन में मुझे पता लगाने के बाद में उसको इतना नंबर मिला ही नहीं मिला। आप तो कभी भी जाके पोर्टल पे क्लिक कर लो कि मुझे ये डिटेल्स चाहिए, तो लेकिन उसकी जिस डिपार्टमेंट में जवाबदेही बन रही है उसके पास वो डेटा कहाँ है तो ठीक नहीं है, तो और कब तक रखेंगे इस डेटा को, उस फाइल को आप कब तक मेंटेन करेंगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल सेंस। आप इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक सेंस में लाएंगे तो आपका क्या होगा, वो केबी, एमबी, जीबी में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने क्या कर दिया, उसको एडिट करना स्टार्ट कर दिया। डेटा तो है मेरे पास, आउट ऑफ 20 18 था, उसको मैं एड कर दिया, वो पास डेटा नहीं हुआ। पास डेटा करने के लिए लॉकिंग सिस्टम हम उसमें प्रोवाइड कर दिया। तो जो बल्कि डेटा का फिजिकल सेंस का आपको सोल्यूशन मिल गया ई डेटा। अब ई डेटा को भी अगर आपको रखना है तो किस पर्पज की रखना है, आपके पास वो रिपोजिटरी सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही आपको डिसीजन की ओर लेके जाएगा कि हाँ ये डेटा वाकई में इसी का मैं उस टाइम करता है ना। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको क्या करना रहता है कि डेली बेसिस में जितने भी डेटा है उनको रखना ही है। वो धीरे धीरे इतना बढ़ती हो जा रहा है कि उनको आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के साथ साथ क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि हमको उसमें एनालिसिस कोई चीज़ करनी पड़ेगी आफ्टर सम ईयर्स। इट में भी 5 ईयर्स, इट में भी 10 ईयर्स, इट में भी 20 ईयर्स। जैसे आज हम बोलते हैं कि आप कहीं गए, बोले कि भिलाई महिला महाविद्यालय का आप जर्नी बताइए। आपने एडमिशन लिया है 2024 में, ठीक है, कहीं प्लेटफॉर्म पे गए, आपसे पूछा गया कि आप जर्नी बताइए, तो क्या बोलोगे? आपको याद करना पड़ेगा कि आपका भिलाई महिला महाविद्यालय कब स्टेब्लिश हुआ था, यस और नो। स्टेब्लिश हुआ था, कितने डिपार्टमेंट थे, कितने फैकल्टी थे, कितने आपके सेक्शंस थे। फिर आपको कम से कम एक जर्नी के हिसाब से 5 ईयर्स तक कुछ तो पैरामीटर के अगेंस्ट में आंसर करना पड़ेगा। अगर वही चीजें रिपोजिटरी में मिल जाए तो आप क्या करोगे, फटाफट रीड करोगे,
अगर वो डेटा बोलेंगे कि जैसे अभी मैं यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, काफी प्राउड हुआ, जैसे बेस्ट कॉलेज अवार्ड मिला आपको, बहुत अच्छी चीज है। एक हिस्ट्री हो गई। अब आप कभी भी बोलोगे कि हमारे कॉलेज को बेस्ट कॉलेज अवार्ड मिला था तो आपको भी प्राउड फील होगा, लेकिन ये हिस्ट्री का जब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं कराया जाएगा, आपको लर्न नहीं कराएगा, आप नहीं बोलोगे। तो ये कौन से ईयर में अचानक पूछते कौन से ईयर में मिला था आपको? 24 मिला था, 25 में मिला था, तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे मेरा ही नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये कौन से ईयर में मिला था, मैं पूछता आप लोगों से, बट नहीं पूछा, लेकिन ये आना ही है नेक्स्ट। और अभी टेंडेंसी इतनी स्ट्रांगली हो गई है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहते हैं। सॉल्यूशन को तो छोड़ो, सॉल्यूशन तो मुझे कभी भी मिल जाएगा, कहीं पर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, बट क्वेश्चन बिल्कुल रेडी रहेगा। बेस्ट कॉलेज क्या पैरामीटर था, कब मिला, उस समय कौन इंचार्ज थे, उनसे मिलना पड़ेगा क्योंकि हमको भी बेस्ट कॉलेज चाहिए, फिर उसके लिए क्या वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें क्यों जा रही है? फॉर विनिंग दी अवार्ड ऑफ बेस्ट कॉलेज। ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट है। इस रिजल्ट को लेने के लिए ही लर्न कराया, फिर वो उनसे मिलेंगे तो बताएंगे कि हमने ऐसा रिकॉर्ड को फिल किया, हमने बच्चों को ये सर्विसेज दी, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम किया, उनको टीचिंग कराया, उनको लर्निंग कराया, रिजल्ट इंप्रूव हुआ, FDP कराया, SDP कराया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रैक्टिस कराई, उनको वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दिलाई, तब जाके उनको मिले। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसमें आपका डेटा ही काम है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल कंप्यूटिंग सिस्टम। अफोर्डेबल कंप्यूटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक बल्क में डेटा आ गई है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जो उसको स्टडी करे, इवेलुएट करे, रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो आजकल हम लोग CPU की जगह GPUs बोलते हैं। ये क्या करता है, एक तरीके से एक हैवी प्लेटफॉर्म पे काफी कॉस्टली लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा होता है। हम उस GPU के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड को काफी सालों तक रख सकते हैं, फिर वर्किंग कर सकते हैं, लार्ज स्केल ऑफ मॉडल ट्रेनिंग करा के एक्सेस करने के काम आ सकता है। देन ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी मीन्स व्हाट, कि आप किसी भी गैजेट के थ्रू, किसी ने किसी गैजेट, किसी भी नहीं बोलना चाहिए, किसी ने किसी गैजेट के थ्रू दे आर कनेक्टेड। अगर मुझे वो डेटा एक्सेस करना है, जैसे अभी आपसे पूछेंगे, आपको बोलेंगे आप अपना जल्दी बताओ, तो मेरे पास ये सिस्टम होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। अगर मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास लॉगिन हमेशा रहना चाहिए, और शायद ये नया चीज भी रहेगा। चाहे मैं किसी भी टाइम का पासवर्ड स्टूडेंट हूँ, मुझे एक लॉगिन विंडो हमेशा चाहिए अपने कॉलेज के साथ जुड़ने के लिए, जिसको हम लोग एलुमनी विंडो होती है। आपके एलुमनी स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड, कॉलेज में कहीं भी कनेक्टेड रहते हैं वो। तो अगर उसी को वेबसाइट में एक कनेक्शन पॉइंट दे दूँ कि मुझे करंट सिनेरियो चाहिए, या मुझे 5 ईयर्स में जब मैं था उस समय का डेटा चाहिए, तो उसको एक्सेस कर दें। तो ये हो गया कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी। चाहे आप US में रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, आपको मिल जाना चाहिए। उस समय उस टाइम का क्या रिजल्ट था, कितने लोग फेल थे, कितने पास थे, क्या परसेंटेज था, क्या रैंकिंग था यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अब आपको मोबाइल में आप जा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, आपका एक्सेस हो रहा है, तो ये आपका ग्लोबल कनेक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव प्रेशर। आपको सबको मालूम है कि कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन होने के लिए, अच्छा आपको कहीं स्टैंड करने की आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो कंपटीशन को लीड लेना है तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रहेंगे और फास्टर आपका वर्किंग होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें होंगी। तो ये है आपका AI ही इन सब चीज़ों के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। विद इन अ सेकंड और क्विक टाइम पे आपको रिजल्ट प्रोसेस करके दिया। These are the various इंडस्ट्री और एरिया जहाँ पर AI अपना कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट शो करता है। हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, फाइनेंस में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, रिटेल में हो गया, एजुकेशन में हो गया, साइबर सिक्योरिटी में हो गया। तो एक ब्रीफ सबको मालूम है हेल्थ केयर में कैसे यूज होता है। एनीवन, एक या दो पॉइंट? स्मार्ट वॉचेस में सर सब
शुगर हो रहा है, जो भी आपको